अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, यू आर स्टडिंग योर सब्जेक्ट्स वेरी वेल। तो रिलेशन फंक्शन में हमने फंक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में हम कुछ फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ रहे थे। तो मैंने लास्ट टाइम शुरू किया था स्पेशल फंक्शन, जिसमें मॉडुलस और सिग्नम आता है। तो आज हम देखते हैं व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा थर्ड, दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसको कहते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो फंक्शन होता है जो आपको आउटपुट पे एक इंटीजर बताता है। इट ऑलवेज गिव्स एन इंटीजर एट इट्स आउटपुट। यानी अगर आप यहां से इंटीजर इनपुट पे देंगे, x का वैल्यू इंटीजर रखेंगे, ये इंटीजर देगा, या अगर फ्रैक्शंस आप रखेंगे 3.5, 3.6, ये वहां पे भी आउटपुट पे इंटीजर बताएगा। तो इसका डेफिनेशन हम कैसे लिखते हैं? हम वी राइट लाइक दिस कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। लॉन्ग ब्रैकेट से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x को डिनोट करते हैं। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये होता है बराबर, इट इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीजर i। z से भी कुछ बुक डिनोट करती है इंटीजर को, i से भी। सो मैंने यहां i से डिनोट किया, इट इज एन इंटीजर i। बट व्हाट इज i? यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीजर i, वेयर i क्या है? वेयर दिस इंटीजर विल बी ईदर लेस देन दिस x और इट विल बी इक्वल टू x। या तो ये x से छोटा होगा वो इंटीजर जो x से छोटा होगा, या इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है? इसको अच्छे से समझने के लिए पहले हमें ये ऑपरेटर, ये ग्रेटेस्ट ऑफ x, ये ऑपरेटर सॉल्व करना है कि ग्रेटेस्ट जब लगा होगा किसी नंबर के साथ, ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी लॉन्ग ब्रैकेट, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए एग्जांपल, पहले हम एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैं ऐसे लिख रहा हूं, या मैं एक टेबल बनाऊंगा यहां पे। लेट इट, मैं यहां से x के वैल्यूज लिख रहा हूं और यहां से उनके ग्रेटेस्ट इंटीजर के वैल्यूज। इसे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कैसे समझ आएगा आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है क्या। ध्यान से समझ लेना। तो पहले बात, अगर मैं x का वैल्यू यहां पे एक इंटीजर रखता हूं 3 मैंने एक इंटीजर रखा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 क्या होगा? इट विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये खुद इंटीजर है। इंटीजर के टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर भी इंटीजर ही आएगा, वही वाला इंटीजर 3, क्योंकि इसमें लिखा है ना इंटीजर लेस और इक्वल टू x। लेकिन अगर मैं लिखूं 3.7, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.7 क्या होगा? ये आएगा किसके बराबर? देखिए 3.7 तो इंटीजर है नहीं, तो आपको क्या करना है? आपको देखना है 3.7 से पहले कौन सा इंटीजर है। क्लियर? 3.7 से पहले कौन सा इंटीजर है, तो उसके लिए आपको नंबर लाइन पता होनी चाहिए। तो देखिए ये 3 है इंटीजर, ये 4 है इंटीजर, और ये है 2 इंटीजर। तो 3.7 यहां पे आएगा। 3.7 से पहले बहुत सारे इंटीजर्स है, बहुत सारे इंटीजर्स, 3, 2, 1, 0, -1, -2, सो ऑन। उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? ये 3, जो 3.7 से जस्ट पहले है, वही तो सबसे बड़ा है। इसलिए इसका नाम है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर पड़ा है, क्योंकि ये आपको बताता है इस नंबर से पहले जितने भी इंटीजर्स है उनमें सबसे बड़ा कौन सा इंटीजर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.7 विल बी इक्वल टू 3। इसका वैल्यू कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू 3। इसी तरह अगर मुझे 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना हो, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.4, आपको क्या करना है? आपको देखना है 2.4 से पहले कौन सा इंटीजर है। तो बहुत सारे, बट सबसे बड़ा उनमें कौन है? वो है 2। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा, अगर मैं 1.6 की बात करूं, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वो कितना आएगा? दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अगर मैं यहां पे कुछ और वैल्यूज रखता हूं, तो यहां से x और यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं x की जगह यहां रखूं 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें निकालना है। दैट मींस आई विल राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.5। तो बताओ 0.5 से पहले कौन सा इंटीजर? 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? दैट इज 0। तो इसका आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0।
अब जरा नेगेटिव पे चलते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव मतलब -1.7 की अगर हम बात करें तो नंबर लाइन, ध्यान से देखना नंबर लाइन क्या है। नंबर लाइन में -1.7 अगर लिखेंगे तो देखिए नंबर लाइन में अगर मैं यहां पे दिखाऊं आपको, ये -1 है और यहां से ये -2 है और ये है 0। -1.7 यहां लाई करेगा, -1.7। इससे पहले बहुत सारे इंटीजर्स, कौन कौन से, -2, -3, -4, -5, लेकिन उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, -2। तो -1.7 से पहले बड़ा इंटीजर या इससे पहले वाला जो इंटीजर है दैट्स -2। तो इसका आएगा -1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -2। आप लोगों ने पहले दिमाग में सोचा होगा -1.7 से पहले -1 आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, लेकिन वो तो इसके बाद प्रेजेंट है। डेफिनेशन में पता है ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x गिव्स एन इंटीजर विच इंटीजर दैट इज ईदर इक्वल टू x और लेस देन x। इक्वल कब आता है, जब इंटीजर आप रखते हैं x की जगह, जब आप x की जगह क्या रखते हैं, इंटीजर्स। चलिए अगर मैं -2.5 ले लूं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट विल बी इक्वल टू -3, क्योंकि इससे पहले देखना है -3। अच्छा अगर -1 लेंगे, ये तो खुद इंटीजर है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही आएगा। यानी इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वही नंबर आते हैं। और अगर फ्रैक्शंस होंगे तो हमें सोचना होता है उससे पहले कौन सा इंटीजर है तो बहुत सारे, बड़ा वाला जो होगा वो जस्ट पहले होगा, तो वही आंसर। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो फंक्शन है जो आपको आउटपुट पे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर बताता है। कैसा इंटीजर, या तो वो इंटीजर उस x के, उस इनपुट के बराबर होगा, या तो वो इंटीजर उस इनपुट से छोटा होगा, जस्ट लेफ्ट होगा, यानी उससे कम होगा। ठीक है, सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। इट इज डिफाइंड एज अ फंक्शन विच ऑलवेज गिव्स इंटीजर्स एट इट्स आउटपुट। It always gives integers at its outputs, and mathematically it is given by y equal to f of x equal to greatest integer x is equal to I, integer के बराबर, where I is less or equal to x। तो I को यहां लिखोगे, what is I? I ये क्या है, ये integer है, where I is less or equal to x। तो पहले आप ये सब डेफिनेशन लिखिए आपने, then write this example, एक टेबल बनाइए एग्जाम्पल के तौर पे। तो देखो कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाता हूं यहां, कुछ और एग्जाम्पल्स। लाइक अगर हमारे पास पाई है, पाई एक रैशनल नंबर होता है ना, पाई दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई। पाई का मतलब हुआ इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.14। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, दैट विल बी 3.14 से पहले इंटीजर विच इज 3। अगर e है, e एक यूलर्स नंबर इसको बोलते हैं, यूलर्स नंबर, ये भी एक इरेशनल नंबर है, इसका वैल्यू होता है 2.718 सो ऑन, और यहां भी सो ऑन है 2.718 सो ऑन। इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, दैट विल बी t। ठीक है ना, आपने देखा होगा प्लैंक्स कांस्टेंट h, फिजिक्स में पढ़ा होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर निकालना है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है ना 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, आई डोंट रिमेंबर, -34 होता है शायद। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, अगर आप देखोगे प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 -34, तो यह आएगा ना -34 का मतलब क्या होगा, इट इज, जब हम डिवाइड करना है 10⁻34 से तो आएगा 0.000666, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी c, वेलोसिटी ऑफ लाइट वो किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, यानी ये क्या है, ये इंटीजर है कि फ्रैक्शन, ये आएगा ना 3000000, कितने जीरो, 8 जीरोस, तो वो तो खुद एक इंटीजर है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यही वापस आएगा 3 इंटू 10⁸। तो ये हमारे पास एक और एग्जाम्पल्स है, तो ये भी आप कॉपी कर लीजिए।
अब देखिए, अब हम एक चार्ट बना लेते हैं यहां, जिससे आप इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बना लोगे। तो देखो चार्ट क्या है, मैं यहां से x के वैल्यूज ले रहा हूं और यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर x के वैल्यूज, इससे बिल्कुल आप चार्ट ग्राफ अच्छी से बना सकते हो। जस्ट सी फर्स्ट, अगर मैं x का वैल्यू, ठीक है ना, अगर मैं x का वैल्यू, एक मिनट, ठीक है, कैमरा चेक कर रहा था। अगर मैं x का वैल्यू क्या रखूं, 0 से लेकर 1 तक, अगर x का वैल्यू हम रखेंगे 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, 0 से लेकर 1 तक का मतलब क्या हुआ, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.9, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। और 0 पे भी क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो 0 इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन 1 नहीं, क्योंकि 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। उसके बाद अगर मैं ले लूं 1 से लेकर 2 तक के वैल्यूज, 1 से लेकर 2 तक के वैल्यूज, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, यानी 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.9, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। लेकिन 1 इंक्लूड करना है, 2 नहीं, है ना, 1 इंक्लूड करना है, 2 नहीं। उसके बाद 2 से लेकर 3 तक अगर देखें, 2 से लेकर 3 तक इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा, राइट, क्योंकि 2.1, 2.5, 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। अब जरा नेगेटिव वाले देखते हैं, -1 से लेकर 0 तक अगर हम देखें, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, -1 से 0 तक कौन से वैल्यूज, दैट इज -0.5, -0.9, -0.2, इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा, यानी -1 इंक्लूड करना है, 0 नहीं करना है। इसी तरह अगर होगा -2 से लेकर -1 तक, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आ जाएगा। तो ये टेबल आप ध्यान में रखिए। अब आप इसका ग्राफ बना सकते हो। अब देखिए इसका ग्राफ, तो ग्राफ के लिए यहां पे प्लॉट करते हैं पहले y एक्सिस और यहां पे x एक्सिस। ये टेबल भी आप बना लेना, ठीक है ना, ये टेबल भी आपको बनाना है। और उसके बाद यहां पे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैंने क्या कहा था, ग्राफ जो है वो आप कॉपी पे नहीं, एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, वो पेपर फिर पेस्ट करना कॉपी पे, क्योंकि उस पे ग्राफ पेपर पे आसान होता है ग्राफ बनाना, लाइंस देकर होती है। तो देखिए पहली बात, यहां 0 है और यहां पे 1 पॉइंट लेंगे, यहां पे 2 पॉइंट लेंगे, दिस इज 3 वैल्यू। इसी तरह यहां पे चलते हैं, लेट इट बी -1, ऊपर लिख लेता हूं, -2, देन -3, और यहां हम लेंगे y के वैल्यूज, लेट इट बी 1, दिस इज हियर 2, दिस इज हियर 3, यहां से y के वैल्यूज -1, -2 और -3। अब देखो ध्यान से मैं क्या करता हूं, जब 0 होगा x का वैल्यू 0, तो 0 पे क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू, 0 पे 0 आ रहा है, तो 0 पे 0, ठीक है। फिर जब 0 से लेकर 1 तक हम x के वैल्यूज रखेंगे, 0 से लेकर 1 तक, है ना, 0 से लेकर 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ रहा है, 0, तो y का वैल्यू 0 आएगा। दिस इज y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, y का वैल्यू 0, 0 हो गया ना ये, यानी y इक्वल टू 0 होती है ना ये वाली लाइन, सिंपली, क्योंकि 0.1 पे भी 0, 0.5 पे भी, 0.9 पे भी, 1 पे क्या आएगा, 1 से लेकर 2 तक इसके वैल्यूज 1 आ रहा है, 1 से लेकर 2 तक क्या वैल्यू आ रहा है, 1, तो 1 पे भी 1 आ रहा है, तो 1 पे 1 दिखाते हैं, तो 1 पे 1 आ रहा है और 1 से लेकर 2 तक 1 ही आएगा, तो 1 मतलब y इक्वल टू 1, y हर जगह 1, चाहे आप 1.1 लिखो, 1.2, 1.5, 1.9, सबके लिए y का वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ब्रेक करना है, क्यों, क्योंकि 1 पे 1 वैल्यू है, यहां पे ब्रेक दिखाना है, तो यू हैव टू शो द ब्रेक, यानी ये लाइन, जो ये लाइन है ये टच नहीं करती है, बराबर 1 तक नहीं है। इसी तरह 2 पे क्या वैल्यू आएगा, तो 2 पे वैल्यू देखते हैं, यहां पे भी लाइन को ब्रेक करना है, सर्कल बनाना है। सो ये सर्कल दिखाना जरूरी है, नॉच दिखाना जरूरी है, जिससे नॉच बताया था मैंने सिग्नम में। तो 2 पे कितना वैल्यू है, तो 2 से लेकर 3 तक क्या वैल्यू आ रहा है, 2 पे भी 2 वैल्यू आ रहा है, तो 2 पे 2 वैल्यू आ रहा है, और 2 से लेकर 3 तक भी वैल्यू 2 ही आएगा। सो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। फिर आगे 3 पे क्या होगा, 3 पे 3 वैल्यू आएगा, लाइक दिस, 3 पे 3 के बाद फिर से एक लाइन आएगी ऐसे। हाँ, यहां पे क्या करना है, यहां पे सर्कल दिखाना है और यहां पे भी सर्कल दिखाना है। तो ये एक स्टेप केस बन गया, स्टेप्स। तो ग्राफ जो है इसको हम कहते भी है स्टेप फंक्शंस ना, स्टेयर केस फंक्शन बोलते हैं इसको, स्टेयर केस।
क्योंकि एक सीढ़ी जैसी बन गई, स्टेयरकेस फंक्शन। तो यहां से भी हम ग्राफ बनाएंगे। बताइए 0 और -1 के बीच में जो ग्राफ आएगा, -1 और 0 के बीच में -1 आ रहा है ना, -1 पे -1, तो ऐसे -1 आएगा, 0 और -1 के बीच में -1 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप -0.1 देंगे, -0.2, -0.9, इसका वैल्यू -1, इवन -1 पे भी -1 ही आएगा, यानी ये इंक्लूड करना है। मगर 0 पे -1 नहीं है, इसलिए यहां पे सर्कल बनाना है, एक्सक्लूड करना है। उसके बाद -1 से -2 तक क्या वैल्यू होगा? दैट विल बी -2। वो आपने देखा है, -1 से -2 तक -2 आ रहा है, तो ये -2 आएगा, बिल्कुल -2 तक। हाँ, लेकिन यहां पे ब्रेक करना है, राइट साइड से ब्रेक। इसी तरह -2 और -3 तक क्या वैल्यू आएगा? -3, इट विल बी हियर -3, और यहां पे ये ब्रेक कराना है ऐसे, और यहां पे ब्रेक कराना है। तो ये आपका ग्राफ हो गया किसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। बिल्कुल ऐसी ध्यान से समझना, अच्छे से घर पे एक और बार ट्राई कर लेना। बस ये टेबल आपको अगर समझ आ गया तो इस टेबल के हिसाब से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो मुझे ये बताइए यहां पे y का वैल्यू क्या है इस लाइन का? ये है ना लाइन टचिंग इंक्लूडिंग कोइंसाइडिंग विद x एक्सिस। तो मैं क्या लिख सकता हूं? इस लाइन की इक्वेशन होगी y = 0, है कि नहीं? और ये क्या है? ये लाइन है ना पैरेलल टू x एक्सिस। मैंने आपको लीनियर फंक्शन में पढ़ाया था, जब एक लाइन आएगी पैरेलल टू x एक्सिस, उसका इक्वेशन आता है y = k। k डिपेंड करता है वैल्यू पे, जो y का वैल्यू है। तो यहां y का वैल्यू 1 है, तो इसकी इक्वेशन आएगी y = 1, और इसकी इक्वेशन आएगी y = 2। करेक्ट। इसकी इक्वेशन क्या होगी? y = 3। तो आप बता सकते हो इसकी इक्वेशन क्या होगी? हाँ जी, दैट विल बी y = -1, इट विल बी y = -1। और इसके लिए क्या आएगा? y = -2। इसके लिए क्या आएगा? y = -3। यानी ये सब लाइंस है, छोटी छोटी लाइंस है पैरेलल टू x एक्सिस। इसको कहते हैं हम स्टेयरकेस ग्राफ है, ये स्टेयरकेस। और अब देखो इसकी हम डोमेन और रेंज देखते हैं हम अलग से। व्हाट विल बी डोमेन एंड व्हाट विल बी रेंज? इसका डोमेन यानी x के वैल्यूज हम क्या दे सकते हैं, इसके इनपुट्स क्या आ सकते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो अब देखो हर x के वैल्यूज पे फंक्शन का वैल्यू मिल रहा है, डिफाइंड है फंक्शन का वैल्यू। दैट मींस इट इज डोमेन विल बी ऑल रियल वैल्यूज। और ऑल रियल वैल्यूज का मतलब हुआ -∞ से लेकर ∞ तक। अच्छा, इसकी रेंज क्या होगी? रेंज मतलब y के वैल्यूज क्या हो सकते हैं? जरा बताओ, क्या y का वैल्यू 0.5 आएगा कभी? 1.5 आता है कभी? नहीं। इसके y के वैल्यूज क्या आ रहे हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। दीज आर इंटीजर्स। तो इसकी रेंज सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होती है। इसकी रेंज क्या होती है? इंटीजर्स। डोमेन सारे रियल वैल्यूज, क्योंकि हर x के वैल्यू के लिए डिफाइन है, और रेंज इसकी सिर्फ इंटीजर है। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे नेक्स्ट। ये तो डोमेन और रेंज इसी के साथ, ग्राफ के साथ ही है। आपको पता है क्या करना है ग्राफ के लिए? एक तो डेफिनेशन बताया था मैंने, हर फंक्शन की डेफिनेशन, ग्राफ और डोमेन रेंज याद रखना है बस। हाँ, अगर ग्राफ याद रहे तो सब कुछ याद रह जाएगा। ग्राफ इज इंपॉर्टेंट। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, मुझे ये बताओ, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, क्या ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस? क्या ये ग्राफ टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है? हाँ एग्जैक्टली, कहां पे ब्रेक हो रहा है? तो देखिए एक लाइन आ गई, उसके बाद यहां पे लाइन आ गई, उसके बाद यहां पे लाइन आ गई। तो जब आप ग्राफ को प्लॉट कर रहे हो, ये लाइंस को प्लॉट कर रहे हो, तो आपको पेन उठाना पड़ रहा है ना, बीच में पेन उठाना पड़ रहा है। हेंस द फंक्शन इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। हम कहते हैं जब किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते बनाते अगर पेन उठाना पड़े पेपर से, then it becomes a discontinuous function. While plotting the graph of function, when the pen is lifted up from the paper, then the function is discontinuous. यानी इसका ग्राफ टूट रहा है, ब्रेक है, hence it is a discontinuous function. तो सबसे पहली greatest integer x is discontinuous. ये discontinuous है, मगर discontinuous कहां पे है? At जहां ब्रेक है, at integers, सारे integers पे, यानी at x equal to integers, हर integers पे इसका ब्रेक है, it is break, ये डिसकंटिन्यूअस है।
जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है उन इंटीजर पे। तो डिसकंटिन्यूअस, ये आप डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ेंगे, सो हम कहेंगे नॉन डिफरेंशिएबल, इट इज ऑल्सो नॉन डिफरेंशिएबल एट इंटीजर्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इसका, तो देखिए ध्यान से, मैं तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x को ऐड करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, इसका वैल्यू क्या होगा? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x को क्या ऐड कर रहे हैं हम? ग्रेटेस्ट इंटीजर -x। मान लो मैं यहां 2 दे रहा हूं, x की जगह अगर मैंने 2 दिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 ही है, तो 2 - 2 0 आएगा ना, तो इसका वैल्यू 0 होगा। लेकिन कब? जब मैं x की जगह इंटीजर डालूंगा, यानी 2 डाला, x की जगह 2 डाला, x की जगह 3 डालेंगे, x की जगह 4 डालेंगे, तो इसका वैल्यू 0 होगा। लेकिन अगर मैंने x की जगह इंटीजर नहीं डाला तब क्या वैल्यू आएगा? तो ध्यान से देखो, तब इसका वैल्यू क्या होगा। यानी यहां पे 2 केसेस है, यहां पे 2 चीजें हैं। ग्राफ आप बनाने ना और डोमेन रेंज भी लिखना, ग्राफ के बाद ये चीजें। तो मैं 0 कब लिखूंगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x। अक्सर ऑब्जेक्टिव्स में काम आता है जेई के, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x इज 0 व्हेन, लेकिन ये कब? जब x बिलोंग्स टू इंटीजर, जब x एक इंटीजर होगा तब ये एडिशन 0 बनता है। लेकिन जब x इंटीजर नहीं होगा, जरा तब देखते हैं तब इसका वैल्यू क्या होगा। व्हेन x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, तब ये किसके बराबर आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x। ये अब कैसे पता चलेगा? चलो अब कोई भी इन नॉन इंटीजर वैल्यू पुट करो x की जगह, कोई भी नॉन इंटीजर वैल्यू, मतलब 3.5 अगर पुट करेंगे तो यहां आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -3.5। जरा मैं यहां पे दिखाता हूं आपको एग्जांपल के तौर पे, देख लो ध्यान से। तो क्या ले रहे हैं हम यहां पे? अगर मैं लिखूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.5, मैंने x की जगह क्या डाला? 3.5 डाला, दोनों जगह x की जगह 3.5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5 इज 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.5, -3.5 से पहले कौन सा इंटीजर? लेफ्ट साइड से नंबर लाइन पे -4, सो दिस विल बिकम 3 - 4 विच इज -1। इसका मतलब आप कोई भी नॉन इंटीजर यहां पे x की जगह पुट कीजिए, कोई भी नॉन इंटीजर अगर आप दोगे इसका वैल्यू -1 होगा, इट विल बी ऑलवेज -1। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। Now see, the next topic is fourth function, स्पेशल फंक्शन में आपने पहला मॉडुलस देखा, सिग्नम दूसरा, तीसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर। नाउ वी हैव स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा ग्रेटेस्ट ही काम आता है जेडब्ल्यू एग्जाम में, स्मॉलेस्ट ज्यादा नहीं आता है। मॉडुलस, सिग्नम और ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शनल पार्ट जो हम आगे पढ़ेंगे, ये 4 अब देखेंगे जेई के एग्जाम में अक्सर यूज होते हैं। यहां पे लिमिट्स में यूज होते हैं, डिफरेंशिएशन में यूज होते हैं, इंटीग्रेशन में यूज होते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट इंटीजर छोटा सा फंक्शन है, इट्स रिलेटेड टू ग्रेटेस्ट। तो देखिए क्या है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, हम ऐसे कहते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉलेस्ट, ऐसे लिखा जाता है स्मॉलेस्ट इंटीजर x, ठीक है, इज इक्वल टू i। ये भी इंटीजर देता है आउटपुट पे, इट ऑल्सो गिव्स इंटीजर एट इट्स आउटपुट। लेकिन वो i क्या, वो कैसा इंटीजर होगा? वो x के बराबर हो सकता है या x से ज्यादा हो सकता है, छोटा नहीं। वहां हम छोटा देखते थे, x से कम कौन सा इंटीजर है, तो यहां ग्रेटर देखना है, ग्रेटर और इक्वल टू x। एग्जांपल बताता हूं जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि इस ऑपरेटर का मतलब क्या है। स्मॉलेस्ट इंटीजर, देखिए सपोज स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ 2 लेना है, स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ 2 खुद एक इंटीजर है तो इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर 2 ही आएगा। इसी तरह स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ 2.7 अगर लेना हो, स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ 2.7। ग्रेटेस्ट में क्या करते थे आप? ग्रेटेस्ट में हम 2.7 से पहले देख रहे थे कौन सा इंटीजर है, लेकिन यहां पे 2.7 के बाद देखना है कौन सा इंटीजर है। देखिए नंबर लाइन में 2 है, उसके बाद 3, उसके बाद यहां से 1, 2.7 यहां पे है। 2.7 से ज्यादा कितने इंटीजर्स है? 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो ऑन। उनमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा वाला इंटीजर है? जो इसके बाद ही है, कौन सा? 3।
इसीलिए इसका नाम स्मॉलेस्ट इंटीजर है। सो 2.7 का स्मॉलेस्ट इंटीजर जो आएगा दैट विल बी 3, है ना, इसके राइट में देखना है। इसी तरह स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ 3.2, इसका वैल्यू क्या आएगा, इट विल बी 4, है ना। 3.2 से बड़ा कौन सा वाला इंटीजर, 3.2 यहां आएगा, उसके बाद इंटीजर कौन सा है, 4 है। तो बहुत सारे, लेकिन उनमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, 4 है। इसी तरह अगर मैं लिखूं माइनस वाला, अगर हम देखेंगे, अच्छा चलो 0 का देखते हैं। 0 का स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 ही आएगा, है ना, क्योंकि ये खुद इंटीजर है। और स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ 0.2 अगर देखना है दैट विल बी 1, क्योंकि 0.2 के राइट में देखना है। इससे ज्यादा कौन सा इंटीजर है, वो 1 है। इसी तरह अगर मैं देखूं -2.6 का स्मॉलेस्ट इंटीजर, अब यहां पे सोचना आपको, -2.6 नंबर लाइन पे, तो देखिए कहां पे आएगा। तो अगर मैं नंबर लाइन यहां पे बना लूं, ये -3 है, ये -2 है, देन -1, देन 0, तो -2.6 यहां पे आएगा। इससे स्मॉलेस्ट इंटीजर देखना है, वो कौन सा इंटीजर आएगा जो इसके बाद होगा। -2.6 के बाद कौन सा इंटीजर है तो बहुत सारे, लेकिन उनमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, -2, तो इसका आएगा -2। इसी तरह अगर मैं लिखूं स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ -1.2, इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर वो आएगा -1.2 के राइट में, तो वो कौन सा है, -1। अच्छा, -0.5 का स्मॉलेस्ट इंटीजर इसके राइट में देखना है, विच इज 0, तो ये स्मॉलेस्ट इंटीजर है। अगर मुझे स्मॉलेस्ट इंटीजर देखना होगा किसका, पाई का स्मॉलेस्ट इंटीजर, यानी 3.14 का स्मॉलेस्ट इंटीजर, 3.14 से ज्यादा दैट इज 4। स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ ई, यूलर्स कांस्टेंट, यूलर्स नंबर 2.718, उसका स्मॉलेस्ट इंटीजर उससे ज्यादा दैट इज 3, तो ये स्मॉलेस्ट इंटीजर है। ठीक है, सो दिस इज स्मॉलेस्ट इंटीजर। यानी स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन आप कैसे डिफाइन करेंगे, यू कैन राइट इट इज अ फंक्शन विच ऑलवेज गिव्स इंटीजर एट इट्स आउटपुट, and mathematically it is given by y equal to f of x equal to smallest integer x equal to I, where I is greater or equal to x, and I क्या है, I को ब्रैकेट में आप लिखोगे इंटीजर, where I is greater or equal to x, और ये एग्जांपल लिख लेना स्मॉलेस्ट इंटीजर की। अब हम वही चार्ट देखेंगे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर में देखा था, और उसके बाद इसका ग्राफ। तो देखिए ध्यान से, वही चार्ट हम देखेंगे जो उसमें था। तो मैंने वहां पे चार्ट कैसे बनाया था, मैंने x लिया था यहां से, और यहां से लिया था ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहां अब लेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर x। x का वैल्यू रखेंगे पहले 0 से लेकर 1 तक। तो बताइए 0 से लेकर 1 तक, यानी 0.1, 0.2, 0.5, 0.9, इनका स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या आएगा, इनसे ज्यादा, दैट इज 1। यानी 1 पे भी 1 आएगा, लेकिन 0 पे नहीं, यानी ये वाला इंक्लूड करना है, 0 इंक्लूड नहीं करना है। वहां क्या होता था ग्रेटेस्ट इंटीजर में, वो वाला इंक्लूड, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखेंगे 1 से लेकर 2 तक अगर देखना हो, 2 को इंक्लूड करना है, यानी 1.1, 1.5, 1.9, 1.8, इनका स्मॉलेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट तो 1 आएगा, स्मॉलेस्ट आएगा 1.8 का 2, है ना, 1.5 का स्मॉलेस्ट इंटीजर 2, क्योंकि उससे ज्यादा देखना है, राइट। उसके बाद 2 से 3 तक, 2 से 3 तक 3 इंक्लूड करना है, कितना आएगा, दैट विल बी 3। अच्छा, नेगेटिव साइड से देखते हैं, दैट विल बी -1 से लेकर 0 तक, यानी ये कौन से नंबर्स है, -1 से 0 तक होंगे ना, -0.5, -0.6, -0.9, -0.2, इनका स्मॉलेस्ट देखना है, यानी इनके राइट में देखना है नंबर लाइन पे, विच इज 0। और -2 से लेकर -1 तक क्या आएगा, इट विल बी -1। तो ये स्मॉलेस्ट इंटीजर का टेबल आ जाएगा। अब जरा हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। नाउ विल प्लॉट द ग्राफ। तो देखिए ग्राफ कैसा आएगा, दिस इज y एक्सिस, y इक्वल टू स्मॉलेस्ट इंटीजर x, और यहां से x एक्सिस। तो वही जैसे उसमें बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे यहां। तो कैसे बनाते हैं, पहले यहां x0, फिर x1, फिर x2, x3, सेम यहां पे, लेट इट बी 1, 2, 3, देन 4, यहां से लेंगे -1,
-2, -3, सिमिलरली यहाँ -1, -2 और -3। तो देखो ध्यान से, 0 पे स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 ही होगा, लेकिन 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक स्मॉलेस्ट इंटीजर 1 आएगा। 0 पे तो 0, मगर 0 से लेकर 1 तक 1 आएगा ऐसे। हाँ, 1 पे तो 1 आएगा, लेकिन 0 पे 1 नहीं, तो इसलिए यहां पे सर्कल दिखाना है। देखो क्यों मैं सर्कल दिखा रहा हूं, नॉच क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये लाइन बराबर y एक्सिस के साथ टच कराई, उसका मतलब हुआ 0 पे 1 वैल्यू है, तो गलत, 0 पे 0 वैल्यू है, इसलिए लेफ्ट साइड से नॉच आया। उसके बाद 1 पे तो 1 ही आएगा, ये तो ठीक है, 1 पे 1। 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक क्या स्मॉलेस्ट आएगा, दैट इज 1.1.2। 1 से लेकर 2 तक 2 आ रहा है, तो इसको यहां पे दिखाते हैं। 1 से लेकर 2 तक 2 आएगा, यानी इसका मतलब 1 पे तो लेकिन क्या है, 1 पे 1 है, ये 2 नहीं, इसलिए यहां सर्कल होगा। ग्रेटेस्ट में राइट साइड से नॉच था, सर्कल था राइट साइड से, यानी ओपन, ओपन इसको बोलते हैं। ये ग्राफ ओपन हो रहा है, यहां ब्रेक हो रहा है, इट शोज ब्रेक, डिसकंटिन्यूटी, इसको नॉच कहते हैं या सर्कल भी कहते हैं। तो यहां पे नॉच लेफ्ट साइड से आता है, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर में राइट साइड से आ रहा था। तो बताइए 2 पे तो 2 वैल्यू आ गया, दैट्स करेक्ट, लेकिन 2 से लेकर 3 तक, 2 से लेकर 3 तक 3 वैल्यू आ जाएगा, 3 वैल्यू आएगा लाइक दिस। लेकिन सर्कल कहां दिखाना है, लेफ्ट साइड से, बिल्कुल वैसा ही स्टेयरकेस ये भी है। इसको हम सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं, किसी बुक में सीलिंग लिखा है, ठीक है, उसको फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, इसको सीलिंग फंक्शन कहते हैं। अब चलिए यहां से लेफ्ट साइड से 0 से लेकर -1 तक क्या ग्राफ आएगा, 0 से -1 तक देखो 0 आ रहा है, तो मतलब ग्राफ ये 0 आ रहा है। लेकिन -1 पे 0 नहीं आएगा, -1 पे -1 आएगा, ये पॉइंट आएगा। और -1 से -2 तक -1 आएगा, सो इट विल बी लाइक दिस, -1 है ना। -1 से -2 तक क्या वैल्यू आएगा, -1, और -2 पे भी -2 आएगा, लेकिन गलत तो नहीं हुआ, -1 से -2 तक -1, हाँ ठीक है। तो -2 पे 2 आएगा, -2 आएगा, वो यहां है, यानी यहां पे एक ब्रेक बनाना है। सो -2 यहां है, और -2 से -3 तक आएगा -2, और -3 पे ब्रेक, यहां पे ब्रेक दिखा। ये है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। यहां ब्रेक नहीं है, ये कंटिन्यू है, ये डॉट है। सो इस लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू 1, क्योंकि y का वैल्यू 1, इसकी होगी y इक्वल टू 2, इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू 3, ऐसे ही चलता जाएगा, स्टेप्स बनते जाएंगे। इसका वैल्यू आएगा y इक्वल टू 0, इसका वैल्यू y इक्वल टू -1, और इसका वैल्यू y इक्वल टू -2। दिस इज स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। जरा इसकी डोमेन देखते हैं, डोमेन बताइए, डोमेन इसकी क्या होगी, क्या सारे रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन है? हाँ, हर रियल वैल्यू के लिए आपको कोई ना कोई वैल्यू मिल रहा है, सो डोमेन विल बी ऑल रियल वैल्यूज। अच्छा, रेंज देखते हैं इसकी, रेंज, रेंज यानी आउटपुट, y के वैल्यूज क्या मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ऐसे -3, -4 सो ऑन। तो रेंज विल बी ओनली इंटीजर्स, इसकी रेंज जो है वो क्या है, इंटीजर्स। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की। यही कि ये क्या है, ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। पहली बात आप लिखोगे इट इज डिसकंटीन्यूअस, और कहां पे डिसकंटीन्यूअस है, एट x इक्वल टू इंटीजर्स, इंटीजर्स पे। अगर डिसकंटीन्यूअस है तो ये क्या होगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, यानी डिफरेंशिएशन भी इसकी पॉसिबल नहीं है। वो आप पढ़ोगे डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएबिलिटी में, कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू इंटीजर्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अच्छा, यहां पे एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, जैसे ग्रेटेस्ट में देखा था। ध्यान से देख लो कि अगर हम स्मॉलेस्ट इंटीजर x को ऐड करेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ -x, तो अगेन यानी 2 अगर रखूं मैं यहां,
2 का स्मॉलेस्ट इंटीजर 2, और यहां भी 2 लिखा तो -2, -2 का स्मॉलेस्ट इंटीजर -2, 2 - 2 बन जाएगा 0, यानी ये 0 आता है व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। लेकिन देखते हैं जब x इंटीजर नहीं होगा तब इसका वैल्यू क्या होगा, तब क्या वैल्यू होगा जब x बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर होगा। तो उसको देखने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखिए एग्जांपल, यहां पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। इट स्मॉलेस्ट इंटीजर x को क्या ऐड करना है, स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ -6। देखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। स्मॉलेस्ट इंटीजर x को ऐड कर रहे हैं हम, स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ -6। तो देखो स्मॉलेस्ट इंटीजर x, अगर मैं यहां स्मॉलेस्ट इंटीजर में 3.5 लिख लूं, 3.5 उसको ऐड कर रहे हैं हम स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ -3.5। 3.5 का स्मॉलेस्ट इंटीजर 4 होगा और -3.5 का स्मॉलेस्ट इंटीजर हो गया ना, -3.5 से राइट देखना है, वो -3 आएगा। सो 4 - 3 इज 1, वहां -1 आता था ग्रेटेस्ट इंटीजर में आंसर, यहां 1 आ गया। तो ये है आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। Now the next topic is next function। 4 हमने पढ़ लिए, मॉडुलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट। Now fifth one is fractional part function। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे जब JEE का पेपर आता है ना, रिसेंट पेपर्स 2019, 2020 के, 21 के, उसमें लिमिट्स के क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट यूज किया गया है, लिमिट के क्वेश्चन में, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट मींस कि ये फ्रैक्शन हमें बताएगा, फ्रैक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो इंटीजर देता था, और कौन सा ग्रेटेस्ट है ना, जो भी फ्रैक्शन से पहले 3.5 से पहले बहुत सारे इंटीजर थे, उनमें जो ग्रेटेस्ट था वो जस्ट उससे पहले ही आएगा। स्मॉलेस्ट इंटीजर वो बताता 3.5 के बाद कितनी इंटीजर्स है, उनमें सबसे स्मॉलेस्ट वो उसके बाद ही होता था, तो स्मॉलेस्ट। ये फ्रैक्शनल पार्ट, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंटीजर नहीं देगा आउटपुट पे, ये देगा फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शंस पे देगा आउटपुट पे, सिर्फ और फ्रैक्शंस आपको देगा। और ये किसके बराबर होता है, देखिए मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं, y = f(x) फंक्शन है और फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसे लिखा जाता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कर्व्ड ब्रेसेस में, कर्व्ड ब्रेसेस में नजर आएगा आपको क्या, फ्रैक्शनल पार्ट। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसको कहते हैं फ्रैक्शन, यानी किसी भी नंबर को माइनस करो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आपको उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट पता चलेगा। जैसे एग्जांपल, ये तो डेफिनेशन है, मैथमेटिकली इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए एग्जांपल, सपोज मैं यहां से x ले लूं और एग्जांपल में ना मैं दिखाऊंगा, यहां से फ्रैक्शनल पार्ट x लेते हैं, टेबल ही मैं बना रहा हूं जिससे आपकी सारी एग्जांपल्स क्लियर हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं x का वैल्यू 2 रखूं, 2, जरा देखो ये नंबर 2 है, क्या नंबर 2 में कुछ फ्रैक्शन है, क्या डेसिमल पार्ट है इसका, कुछ फ्रैक्शन पार्ट हो गया जो पॉइंट के बाद आता है, डेसिमल के बाद आता है। सो डेसिमल के बाद यहां कुछ नहीं है, 0, तो होना चाहिए ना इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0, इसमें कुछ है ही नहीं फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल पार्ट है ही नहीं, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होना चाहिए। तो जरा हम डेफिनेशन से देखते हैं क्या इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 आता है कि नहीं। तो चलिए बताइए, फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यू आएगा ना x माइनस, सो x माइनस ग्रेट, इसका नाम क्या है, इसका वैल्यू है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। जरा x की जगह 2 पुट कर लो यहां, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, और वो किसके बराबर होगा, 2 माइनस व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, दैट इज 2, 2 माइनस 2 आया ना 0। तो डेफिनेशन से भी हमें 0 ही वैल्यू मिला, इसका मतलब 2 का फ्रैक्शनल पार्ट कुछ नहीं है, 0 है। चलिए अब जरा देखते हैं 3.7। लॉजिकली अगर आप देखें 3.7 में डेसिमल के बाद 7 है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट 0.7 होगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट क्या होगा, 0.7। तो देखते हैं डेफिनेशन से 0.7 आ रहा है, तो मैं यहां ले रहा हूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.7, दैट विल बी 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.7।
देखो स्मॉलेस्ट इंटीजर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ग्रेटेस्ट याद रखना है। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.7, ग्रेटेस्ट मतलब 3.7 के बाद, 3.7 के बाद कौन सा इंटीजर है 4, तो ये आ जाएगा, नहीं 3.7 के बाद, ग्रेटर नहीं उल्टा मैंने बताया, ग्रेटेस्ट इंटीजर मीन 3.7 से पहले कौन सा इंटीजर है तो बहुत सारे, उनमें बड़ा कौन सा है 3, तो ये आ जाएगा 3.7 से पहले कौन सा वाला है, एक मिनट यहां पे मैंने गलत लिखा, 3.7 का फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, x की जगह 3.7 देना है, नॉट 3, 3.7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.7, तो ये आएगा 3.7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.7 इज 3, 3.7 माइनस, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने x की जगह 3.7 दिया यहां भी और यहां भी। सो बताइए 3.7 को -3 करें तो 0.7 आएगा। मैथमेटिकली भी वही पता चला, डेफिनेशन से भी यही है कि डेसिमल पार्ट इसका 0.7 आना चाहिए, तो आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1.4, जरा 1.4 देखते हैं, तो होना क्या चाहिए था 1.4 का आंसर, इसका डेसिमल पार्ट 0.4 आना चाहिए, तो देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.4, वो आ जाएगा 1.4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.4, दैट विल बी इक्वल टू 1.4 माइनस, तो बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.4 क्या है, 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी इंटीजर जो इससे कम है वो 1 है, तो आएगा 1 माइनस 1.4 विच इज 0.4। यानी जब इंटीजर होगा, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0, कोई भी इंटीजर दे दो 3, 4, -1, 0, 2, उसका इंटीजर, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0, लेकिन जो फ्रैक्शंस होंगे जो डेसिमल के बाद होता है वही इसका फ्रैक्शनल पार्ट आता है, लेकिन माइनस के टाइम अलग होगा, नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफरेंट होगा। तो देखिए नेगेटिव नंबर एक लेते हैं, सो आई विल टेक -2.5, 2.4 लेंगे, या लेट इट बी 2.3, हाँ 2.3 लेते हैं। आप सोच रहे होंगे सर इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 आना चाहिए, मगर नहीं आएगा, देखो कैसे फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, -2.3 का देखना है, तो डेफिनेशन यानी x की जगह -2.3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, आएगा -2.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.3, है ना। मैंने क्या किया, मैंने x की जगह यहां इस फॉर्मूला में -2.3 रखा, तो बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, पहले ये -2.3 ऐसे ही रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है -2.3 का, -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो इंटीजर जो इससे पहले है, तो कौन सा इससे पहले -3, तो आ जाएगा यहां -3, तो यह आ जाएगा -2.3 + 3, जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं, सब्ट्रैक्शन 3 में से 2.3 माइनस करेंगे, वो 0.3 नहीं आएगा, दैट विल बी 0.7, तो आ जाएगा 0.7, 0.7 आएगा फ्रैक्शनल पार्ट। तो देखो एक चीज यहां पे, इसका मतलब नेगेटिव नंबर जो होते हैं ना उनका डेसिमल पार्ट ये नहीं आता है जो डेसिमल के बाद होगा, बल्कि देखो क्या आता है, बल्कि वो चीज आता है, वो नंबर आता है जब हम 1 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस 0.3 को 1 से सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा 0.7, वही आंसर आएगा जैसे इसमें आया था 0.7। तो आप लिखिए पहले डेफिनेशन लिख लो फ्रैक्शनल पार्ट की, ए फंक्शन विच ऑलवेज गिव्स fractions at its output, it is a function which always gives fractions at its output, and mathematically it is defined as y equal to f of x equal to fractional part of x equal to x minus greatest integer x। तो ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, तो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले ये एग्जाम्पल लिखो उसके बाद और एग्जाम्पल। देखो अब मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, सो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखने की जरूरत नहीं है शॉर्ट में। अगर मैं यहां लिखूं 1.9, इसका ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा जो डेसिमल के बाद है 0.9। अगर मैं लिख रहा हूं 3, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, है ही नहीं कुछ तो 0। अगर मैं लिख रहा हूं -2, इसका फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल के बाद कुछ नहीं तो 0। अगर मैं लिखूं -7.6, इसका फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल के बाद क्या है 0.6, 0.6 नहीं आएगा, 1 से 0.6 सब्ट्रैक्ट करो, 1 माइनस 0.6 आएगा। व्हाट इज 1 माइनस 0.6, 1 में से 0.6 हटा दो, दैट विल बी 0.4। यानी पॉजिटिव के लिए डेसिमल पार्ट इंटीजर के लिए 0 आएगा, और पॉजिटिव फ्रैक्शन के लिए वही आता है जो डेसिमल के बाद होता है, और नेगेटिव फ्रैक्शन के लिए क्या आता है, वो डेसिमल पार्ट को, जो डेसिमल पार्ट होता है एक्चुअली उसको 1 से सब्ट्रैक्ट करके आता है। अब जरा ग्राफ देखते हैं, अब देखिए इसका ग्राफ,
तो ये था फ्रैक्शनल पार्ट. नाउ सी द ग्राफ ऑफ दिस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. तो ध्यान से देखना इसका ग्राफ, एक ही बार याद रखना. तो ध्यान से देखो इसका ग्राफ. ये है y एक्सिस, ये x एक्सिस. तो वही नंबर्स हम लेंगे. लेट इट बी 0 हियर, 1 2 3. हियर इट इज -1 -2 -3. और यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 और यहां पे 2, यहां पे -1 और यहां पे -2. चलिए ग्राफ बना लेते हैं. देखो 0 का फ्रैक्शनल पार्ट, अगर मैं, यह है y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. अगर मैं x की जगह 0 रख रहा हूं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 इज 0, तो 0 पे 0. अगर मैं 1 रख रहा हूं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 इज ऑल्सो 0. 2 पे भी 0, 3 पे भी 0, हाँ -1 पे भी 0, -2 पे भी 0, -3 पे भी 0 आ रहा है. अच्छे से समझना मैं क्या बोल रहा हूं. अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ में. सो आराम से आप देखो, ध्यान रखो पूरा मैं क्या बता रहा हूं. देखिए जब यहां 0.1 देंगे, जरा हम छोटे छोटे नंबर्स हम लेंगे. लेट इट बी हियर 0.1. 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 आएगा. 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 आएगा, है ना. एक लाइन जैसी आ रही है ना, आइडेंटिटी फंक्शन जैसा. जो x दे रहे हो वही y आ रहा है. 0.1 के टाइम 0.1 आ रहा है, 0.5 के टाइम 0.5 आ रहा है, और 0.9 के टाइम 0.9 आ जाएगा, लगभग ऐसे. इसका मतलब ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऐसे. जो y इक्वल टू एक्स के लिए आता था ग्राफ, ये वही है. y इक्वल टू एक्स के लिए भी आता था ना ऐसा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पैरेलल पासिंग थ्रू ऑरिजिन. और ये एंगल मैंने बताया था y इक्वल टू एक्स में, ये 45 डिग्री एंगल होता है, यहां भी 45 डिग्री, स्लोप 1. लेकिन क्या वैल्यू 1 आएगा 1 पे. लेकिन क्या आता है वैल्यू, देखो ऊपर गया ना ये ग्राफ, लेकिन 1 पे क्या वैल्यू है. फ्रैक्शनल पार्ट 1 का क्या है, 0. मतलब ये 1 को टच करेगा ही नहीं, ग्राफ कभी 1 बनेगा ही नहीं. किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 1 कभी आता ही नहीं है, तो ये 1 कभी हो ही नहीं सकता. इसलिए मैं यहां पे 1 दिखा रहा हूं, एक बाउंड्री लाइन बनाई मैंने 1. तो अब देखो ये बराबर यहां तक जा रहा है, लेकिन फिर यहां पे जब 1 हमें दिखाना है, वहां पे ब्रेक हो रहा है, क्योंकि 1 पे फिर से 0. तो यहां सर्कल दिखाना है, सर्कल नॉच. इसका मतलब ये लाइन बराबर टच नहीं कर रही है इस वाली बाउंड्री को, क्योंकि अगर ये बाउंड्री को टच करेगी तो 1 पे क्या ग्राफ वैल्यू मिलेगा, 1. वो गलत हो जाएगा. x इक्वल टू 1 पे फ्रैक्शनल पार्ट 1 नहीं आएगा, वो 0 है. ठीक है. अब जरा चलते आगे. ये तो हो गया 1 के लिए. अच्छा आप बताओ, अगर मैं यहां पे दे दूं कौन सा वैल्यू 1.1, उस वक्त क्या आएगा. 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, अगेन 0.1 है ना. 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1. अगर 1.9 देंगे उसका फ्रैक्शनल पार्ट अगेन 0.9. यानी ये फिर से यही लाइन आ रही है, बट शिफ्ट करके, मतलब यहां की ओर आ रही है. फिर से y इक्वल टू एक्स, यही लाइन. और यहां पे 2 पे क्या वैल्यू आएगा, 0. तो 2 पे यहां सर्कल बनाना है. फिर ये लाइन 2 को टच नहीं कर रही है. अगेन ये रिपीट होगा, बिल्कुल यही ग्राफ फिर से आएगा. मतलब कुछ पैरेलल लाइंस आ रही है, ग्राफ आ रहे ये, फिर पैरेलल ये पैरेलल लाइंस आ रही है. अगर आप नेगेटिव साइड से देखें तो चलिए नेगेटिव साइड से देख लेते हैं. नेगेटिव साइड से क्या होगा, ध्यान से सुनना. मैं यहां पे वैल्यू एक ले रहा हूं, दैट इज -0.9. -0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, वो -0.9 नहीं, वो 0.9 नहीं आएगा. वो क्या आ रहा है, वो 0.9 को 1 से सबट्रैक्ट करना है, वो 0.1 आएगा. तो -0.9 पे 0.1 यहां. अच्छा अगर -0.1 देंगे तब आएगा 0.9, है ना. 1 में से सबट्रैक्ट करना है. सो दैट मींस ग्राफ फिर से यही लाइन आएगी, सेम लाइन, ऐसी पैरेलल लाइन आएगी. दिस विल बी द ग्राफ. और 2 के बाद फिर से यही ग्राफ आएगा, पैरेलल लाइन. फिर से यही ग्राफ आएगा, पैरेलल लाइन, ऐसे. ठीक है ना. आप चेक भी कर सकते हैं, यू कैन चेक. -0.9 दे दो, -0.1 मिलेगा. -0.5 दे दो, -0.5. -0.8 दे दो तो -0.2 दे दो, -0.8 आएगा. ये -0.9 है. -0.1 दे दो तो -0.9 प्लस 0.9 आएगा. तो पता है इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन दैट विल बी y इक्वल टू एक्स. ये आइडेंटिटी फंक्शन.
और इस लाइन की इक्वेशन पता क्या होगी, ये है ना, यही लाइन राइट की ओर शिफ्ट किया गया है। तो मैं कहता हूं जब हम राइट की ओर शिफ्ट करते हैं तब x का वैल्यू हम सबट्रैक्ट करते हैं ना 1। और आप बोलोगे सर कैसे, अगर आप ये ग्राफ ये लाइन प्रोड्यूस करोगे ना यहां तक, ये y एक्सिस को -1 पे कट करेगा, क्योंकि आपको पता है y इक्वल टू mx प्लस c में c होता है y इंटरसेप्ट, तो इसका y इंटरसेप्ट -1 है। तो आप देखो ये लाइन प्रोड्यूस कर लो, -1 पे कट करेगा। तो सिमिलरली इसका ग्राफ आएगा y, इसकी इक्वेशन आएगी y इक्वल टू x -2। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू x को हमने राइट शिफ्ट किया है 2 स्टेप्स, इसीलिए x -2। इसका क्या होगा जरा बताइए, इसका ये लेफ्ट शिफ्ट करके आया है ना, y इक्वल टू x को हमने लेफ्ट शिफ्ट करके ये ग्राफ बनाया है, तो इसका आएगा y इक्वल टू x -1 नहीं +1। और इसका क्या आएगा, इसकी इक्वेशन y इक्वल टू x +2, इसकी इक्वेशन y इक्वल टू x +3। वीडियो 2 बार ये देखना, ये फ्रैक्शनल पार्ट 2 बार आप देखना, तभी क्लियर हो जाएगा। फिर एक बार सोच के कॉपी पे फिर से ट्राई करना ग्राफ। तो ग्राफ ट्राई करने का बेस्ट तरीका यही है, पुट करो वैल्यूज। आप 0 और 1 के बीच में वैल्यूज x दे दो, देखो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ रहा है। 0.1 पे देखो, 0.2 पे, 0.5 पे, 0.9, इसी तरह 1.1, 1.2, 1.5, 1.9, 2.2, 2.5, इसी तरह कौन सा -0.1, -0.2, -0.9, फिर आपको बराबर यही ग्राफ आएगा ग्राफ पेपर पे ड्रा करके। तो जरा बताइए इसकी डोमेन, क्या हर x के वैल्यूज के लिए हमें y का वैल्यू मिल रहा है? हाँ, हर एक का फ्रैक्शनल पार्ट है, कभी फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ रहा है, कभी 0.9, कभी 0.1, तो इसका डोमेन आएगा सारे रियल वैल्यूज -∞ से ∞ तक। अच्छा, इसकी रेंज देख लेते हैं। बताइए रेंज क्या होगी? रेंज मतलब y के वैल्यूज क्या आ रहे हैं। अब देखो y का वैल्यू 0 मिल रहा है, 0.1, 0.2, 0.5, 0.99999, लेकिन कभी 1 नहीं आ रहा है। क्या मैं कह सकता हूं y के वैल्यू 0 से लेकर 1 तक मिल रहे हैं, लेकिन 1 को इंक्लूड नहीं करना है, हाँ 0 को इंक्लूड करना है? क्या 1 से ज्यादा मिल रहा है कभी? 1.5, 1.6 नहीं। तो मैं क्या लिखूं, रेंज आएगी 0 से लेकर 1 तक। 0 को इंक्लूड करो, 1 को एक्सक्लूड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस, अक्सर पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, एंट्रेंस में भी, कि रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0 से लेकर 1 तक। ये ग्राफ सारे कंप्लीट होने दो, मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स कराऊंगा, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर आराम से आप टेक्जुअल क्वेश्चन तो बहुत आसान है, एक्सरसाइज जल्दी हो जाएगा हमारा शुरू, बस एक लेक्चर और तो हमारा ये सारे फंक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। सो दिस वाज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं यहां, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके। पहली बताइए आप, क्या ये कंटीन्यूअस फंक्शन है कि ब्रेक हो रहा है? ये तो ब्रेक हो रहा है, यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां, सो डिसकंटीन्यूअस। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज डिसकंटीन्यूअस। डीसी मतलब डिसकंटीन्यूअस। कहां पे डिसकंटीन्यूअस? 0 पे ब्रेक, 1 पे ब्रेक, 2 पे ब्रेक, तो हर इंटीजर पे एट x इक्वल टू इंटीजर्स। अगर ये डिसकंटीन्यूअस है, मैंने बताया जो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होता है वो नॉन डिफरेंशिएबल भी होता है, तो मैं क्या लिखूं, इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। ये उसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और कहां पे, एट x इक्वल टू इंटीजर्स। और थर्ड पॉइंट क्या है यहां, क्या मुझे बताओ, ये अपनी वैल्यूज रिपीट करता है वैल्यूज। यहां भी 0.1 आया, y का वैल्यू 0.1 आया, फिर से 0.1 यहां पे आया, फिर से 0.1 यहां आया, यहां पे 0.9 आया, फिर से 0.9। कितने वैल्यूज के बाद ये रिपीट कर रहा है, मतलब इंटरवल क्या है, किस इंटरवल के बाद ये रिपीट कर रहा है वैल्यूज। तो देखो कब, अगर यहां x 0 पे 0 आया, फिर 0 कब बनता है 1 पे, फिर 0 कब बनता है 2 पे, फिर 0 कब बनता है 3 पे, यहां पे 0 कब बनता है -1 पे। या अगर मैं यहां देखूं 0.1 पे आ रहा है 0.1, ठीक, फिर आएगा ना 1.1 पे 0.1, फिर आएगा 2.1 पे भी 0.1, है ना। एक स्टेप के बाद रिपीट करता है वैल्यू, एक स्टेप के बाद, यानी 1 के बाद, 1 यूनिट के बाद। तो मैं कहूंगा इट इज पीरियोडिक फंक्शन। जो फंक्शन अपने वैल्यूज रिपीट करता है, आगे आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin x, cos x, वो भी पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। ऑसिलेशन एंड वेव्स जब आप पढ़ेंगे ना, तो ये चीज काम आएगी वहां, पीरियोडिक फंक्शन। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, मैं लिखूंगा इट इज पीरियोडिक फंक्शन। इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड। पीरियड क्या है, थोड़ा तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा इन 9th क्लास, इसका पीरियड 1, यानी कितने वैल्यू के बाद, किस यूनिट के बाद ये रिपीट करता है वैल्यू, दैट इज 1।
Periodic function with period 1.